फिर बच्चों तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स को। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है प्रोटीन्स की, ये हम लोग को मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे कि डाइजेशन होना जरूरी है। अगर प्रोटीन जो है पचेगा नहीं हमारे बॉडी में, जो भी फूड मटेरियल हम लोग खा रहे हैं, अगर ये पचेगा नहीं तो जो है इसका काम कैसे करेगा। तो जो है हमको एनर्जी कैसे मिलेगी। तो इसका जो डाइजेशन है, सबसे पहले डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ये कैसे होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड टू गिव अल्फा अमीनो एसिड्स। जो भी फूड मटेरियल हम खा रहे हैं उनका क्या होता है, पहले हाइड्रोलिसिस होता है, जो कि ये ब्रेक होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं अल्फा अमीनो एसिड। जो रिएक्शंस है, ये जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं वो जनरली किसमें होते हैं, पेप्टाइड फॉर्म में होते हैं। जब वो पचते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होता है, तो जो है वो क्या होते हैं, वो अल्फा एमिनो एसिड में जो है चेंज होते हैं। इस पे जो है पिछले लेक्चर में हमने जो है बताया हुआ था, और कुछ रिएक्शन भी थे, रिएक्शन भी हमने दिखाया हुआ था। तो ये, ये देख लीजिए, ये पेज पे है। ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पहले जो प्रोटीन है ये प्रोटीन किसी फूड मटेरियल से मिल रहा है, उसके बाद जो है ये प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स, फिर उसके बाद अल्फा एमिनो, इधर से आएगा चेन यहाँ से, तो ये पॉलीपेप्टाइड, सिंपल पेप्टाइड और अल्फा एमिनो एसिड में तब जाके चेंज हो रहा है। ना पता हो तो ये जान लीजिए कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो एमिनो एसिड के फॉर्म में रहती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड पाया जाता है उसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। चलिए, तो आगे है मसल प्रोटीन प्रोवाइड मैकेनिकल मूवमेंट। जो मसल्स प्रोटीन है, जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं, वो क्या काम करते हैं, मैकेनिकल मूवमेंट करने के लिए एनर्जी देते हैं। जैसे हमको किसी चीज को उठाना हुआ, चलना हुआ, दौड़ना भागना हुआ, ये सारी चीजें जो है किसके द्वारा होती है, मसल प्रोटीन के द्वारा होती है। ठीक है। अगर मसल्स हमारे मजबूत नहीं रहेंगे, हम फिट नहीं रहेंगे, तो जो है किसी भी चीज को हमको उठाना हो तो हम वो नहीं उठा सकते हैं। जिम ज्यादा के इसीलिए तो जो है लोग अपनी बॉडी में हवा भरते हैं। हालांकि वो लोग मेहनत करते हैं तो जाके बॉडी फिट होती है। तो ये 50 किलो का वजन जो स्टार्टिंग में नहीं उठा पा रहे थे, प्रैक्टिस कर करके इतना मजबूत बनाया उन्होंने खुद को। अपने किसको मजबूत बनाया, मसल्स को, तभी तो उठा पाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रक्चरल मटेरियल्स क्या है, इनका काम क्या होता है, ये फॉर्म करते हैं एनिमल टिश्यू। अब जैसे हमारी बॉडी में टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी एक प्रकार की सेल जब एक जगह इकट्ठा होती हैं तो वो बनाती है टिश्यू, जिसको ऊतक बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे जो हमारा मसल बना हुआ है, ये भी तो एक प्रकार का टिश्यू ही है। आप लोगों ने हाई स्कूल के चैप्टर में पढ़ा होगा ढंग से, या कुछ याद होगा, तो वहां पे टिश्यूज के बारे में कई सारे बताए हुए हैं कि हमारी हड्डियों को ज्वाइन करने के लिए, मसल्स के लिए। जैसे हमारा आँख जो है ये एक अलग प्रकार के टिश्यू का बना हुआ है, स्किन एक अलग प्रकार के टिश्यू से बनी हुई है, जो कान है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं ये एक अलग प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है, एकदम फ्लेक्सिबल, आप खींच सकते हैं थोड़ा बहुत भी इसको, ये फ्लेक्सिबल है, फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। चलिए, तो स्ट्रक्चरल मटेरियल्स क्या करते हैं, ये जो है एनिमल टिश्यू का फॉर्म करते हैं। अब इसमें से एक का नाम है केराटिन। केराटिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्किन, नेल्स, फीदर्स। और फीदर्स क्या है, ये जो पक्षी होते हैं उनके पंखों में उपस्थित होता है। बाकी नेल्स में और स्किन में ये उपस्थित रहता है, स्ट्रक्चरल मटेरियल जो है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जो प्रोटीन है, इसमें से कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। अब कौन सा ट्रांसपोर्ट, ये गाड़ी वाड़ी तो नहीं चल रही हम लोग के अंदर, तो नहीं उसको भी, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक
ले जाने को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। तो अब हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, फैटी एसिड है, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसको उसके लिए कोई तो ट्रांसपोर्ट एजेंट चाहिए। जैसे यहाँ पे हमको बाहर कोई भी सामान ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमको आवश्यकता पड़ती है किसी न किसी वैन की, गाड़ी की, ट्रक की, ट्रैक्टर की। उसी तरह हमारी बॉडी में भी अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। वो जो है कुछ अपनी विशेष क्रियाओं के, अपने विशेष कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे इसमें से एक नाम दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का नाम तो सुना ही होगा। सही। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड्स में प्रेजेंट होता है, और ट्रांसपोर्ट किसका करता है? ऑक्सीजन का। ये लंग्स से, हमारे फेफड़े से जो है पूरे शरीर के पार्ट्स में, ब्लड वेसल्स में जो है ये ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छे से ढंग से नहीं पढ़े हुए हैं, तो या आप किसी छोटे बच्चे से पूछें जो क्लास 8 तक का है या उसके नीचे का, तो उसको ये लगता है, या हो सकता है बहुत लोग अभी भी यही सोचते हो कि हमको जो सांस की आवश्यकता है वो हम अपनी नाक से ले लें, नोज से अपने हम उसको इनहेल कर लें अंदर, फेफड़ों तक जाएगा, फिर बाहर छोड़ देंगे, बाकी और कोई काम है ही नहीं ऑक्सीजन का। बस इतना सा काम नहीं है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की आवश्यकता हम हमारे पूरे एक एक सेल को है, सबको आवश्यकता है। नहीं तो किसी भी व्यक्ति को जो है आप गर्दन तक गाड़ दीजिए जमीन में, तो ऐसे साइंस ऐसे प्रैक्टिकल अलाउ नहीं करता है। और किसी मित्र से जो है ये करिए कि तुम पे प्रैक्टिकल करना है, तो उसको गर्दन तक जमीन में गाड़ दीजिए और उसको सांस लेने दीजिए, देखिए कि वो जो है कितने दिनों तक जिंदा रहता है, क्या होता है उसके साथ। तो ठीक है, कितने भी दिन जिंदा रह ले, उसकी स्किन का काम है कितना झेल पाता है। लेकिन ये है कि पूरे स्किन को स्किन को भी, हमारे पूरे ब्लड वेसल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब थोड़ी सी जो है हवा ना लगे किसी पार्ट में, जैसे अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो लोगों का पैर वैर तो वैसे ही सड़ जाता है। जूता मोजा वो पहने रहे 2 4 घंटे, 2 दिन में पैर सड़ जाता है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, सिर्फ फेफड़ों तक आवश्यकता है कि जो है अन्य पार्टों को भी, पूरे पार्ट आपके हर जगह हवा लगती रहनी चाहिए। चलिए, ठीक है, थोड़ा एक कहानी टाइप का हो गया। तो हीमोग्लोबिन का जो काम है ये है हार्मोन्स को और ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह तक। आगे एंजाइम्स, एंजाइम्स भी एक प्रकार के प्रोटीन है। अब एंजाइम को आप लोगों ने सुना ही होगा कि सुक्रोज को या स्टार्च को या माल्टोज को ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, या ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों में चेंज करना है, तो इसमें कुछ एंजाइम्स लगते हैं। जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना हो तो माल्टेस का उपयोग होता है, ये पिछले लेक्चर्स में हमने बताया हुआ है। सुक्रोज को अगर बदलना हो सुक्रोज के लिए, तो सुक्रोज के लिए जो है वो लगता है जाइमेज रहता है। जाइमेज, हिंदी में लिख दिया आपने। तो जाइमेज जो है रहता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में चेंज करता है। तो ये क्या करता है? स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करता है? तेजी करता है, इनकी स्पीड बढ़ाता है। वैसे कैटलिस्ट का, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि एंजाइम होता है। और किसी भी कैटलिस्ट का काम यही होता है कि रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे। तो यहाँ पे ये काम क्या करते हैं एंजाइम्स? क्या करते हैं? स्पीड बढ़ाते हैं, खाना पचाने की स्पीड हो या अन्य कोई प्रक्रिया हो, तो ये काम करते हैं। चलिए, आगे है एंजाइम्स कार्बोनिक acid anhydrous present in the red blood cells can catalyze the decomposition of over 30 million molecules of carbonic acid। ये बुक में भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा था।
3 मिलियन है या 30 मिलियन है, कंफर्म कर लीजिएगा इसको, गूगल कर लीजिए थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। 3 मिलियन होगा, 30 मिलियन होने की संभावना बहुत कम है। तो ये 3 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड कौन का करता है? जो एंजाइम है, ये कार्बोनिक एसिड के हमारे रेड ब्लड सेल्स में लगभग 3 मिलियंस इसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो कि ठीक ठाक अमाउंट है। इन 1 मिनट कार्बोनिक एसिड, एनहाइड्रस और H2O CO2, ये पूरा का पूरा कन्वर्जन है कि F2CO3 जो है पर मिनट H2O और CO2 में चेंज होता रहता है। तो कुछ उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि जो है हमारी बॉडी में यूरिन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती रहती है हमेशा। जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ फूड मटेरियल से जो है एब्जॉर्ब होकर ये कार्बोनिक एसिड बना रहता है। कार्बोनिक एसिड बनने के बाद भी वो क्या होता है, फिर से डिसोसिएट होना शुरू होता है, तो H2O और CO2 में वो ब्रेक होता रहता है, जिससे कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है। कहाँ से ले गए हम लोग? चलिए, अगेन द रिएक्शन हेल्प मेंटेनिंग CO2 लेवल इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इन टिश्यू। कह रहे हैं कि जो कि हमारे शरीर में जो है CO2 लेवल को मेंटेन करता है इन बॉडी। अब ये कि क्या सच में हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उपयोग है? ये तो बेकार गैस है, इसको तो बाहर निकल जाना चाहिए। हमारी बॉडी में इसका क्या काम है? तो ये हमारी बॉडी में होना इसलिए आवश्यक है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही उपस्थित नहीं रहेंगे हमारी बॉडी में, सिर्फ फेफड़ों से निकाल निकाल के हम उनको बाहर कर दिया करेंगे, तो हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो जाम हो जाएगी। मतलब गर्मी में तो ठीक है, बहुत बढ़िया से ब्लड फ्लो कर रहा है इधर उधर, ठंडी में ये सबका सब फिर जाम हो जाना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग 6 महीने में मर जाया करें। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि तापमान यदि कुछ माइनस में भी जा रहा है, तब भी हमारा ब्लड का तापमान जो है वही रहे, जिससे कि गर्मी में बाहर का तापमान ज्यादा रहता है तो हमको अपने शरीर का तापमान महसूस नहीं होता है। लेकिन ठंडी में बाहर का तापमान कम होता है, फिर भी हमारे शरीर का तापमान जो है वो 37 का 37 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। अगर ये तापमान जो है कम हो जाए, तो हमारी ब्लड वेसल्स जाम हो जाती है ना। अब इसमें से ये है कि थोड़ा व्यवहारिक बात ये कि कुछ विशेष जातियों का नाम लेके यहाँ इंडिया में ये बोला जाता है कि इनका खून कुछ गर्म होता है। तो थोड़ा सा ब्लड चेक करके उन लोगों का रिपोर्ट जमा कराया जाए रिसर्च में, तो थोड़ा हमको भी पता चले और साइंस के नॉलेज को भी थोड़ा सा कुछ नया टॉपिक मिलेगा बच्चों को पढ़ने के लिए, कि हाँ कुछ विशेष लोग हैं इंडिया में जिनके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है और बाकियों का कम होता है, इस टाइप का। क्या सच में खून गर्म होने का कुछ साइंटिफिक स्टडी है इसका, कि वैसे ऐसे भगवान मारा जा रहा है? वैसे मैं जितना जानता हूँ उतना कि सबके शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट में 98.6 होता है, डिग्री फॉरेनहाइट। अब किसी का इससे भी ज्यादा गर्म होता है तो वो रिसर्च में आना चाहिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया जाए कि ऐसा भी मनुष्य हुआ धरा पर जिसका खून गर्म है। हाँ, इतने गर्मी की बात हो रही तो इतना लगभग लगभग सबका ही खून गर्म होता है। चलिए, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर ये क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन जो ग्लैबुलर प्रोटीन्स होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को। अब ग्लोबुलर प्रोटीन को आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है प्रोटीन के टाइप्स में। ये क्या होते हैं? ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं कि ये स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। स्फेरिकल होते हैं तो मतलब इनमें साइक्लिक चेन भी रहेगी, साइक्लिक चेन भी रहेगी तो ये टूटेंगे कम जल्दी। साइक्लिक चेन
ज्यादा स्टेबल होती है, लीनियर से ज्यादा स्टेबल होती है। तो चलिए, तो ग्लेबुलर की बात हो गई, किसमें साइक्लिक होगा या स्फेरिकल शेप में होते हैं। आगे कह रहा था प्रोटीन इंसुलिन इन पेनक्रियाज मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। जैसे हमने पिछले एक लेक्चर में बताया हुआ था कि हमारा शुगर लेवल वही का वही रहता है, जो घटने बढ़ने का काम है वो ये है, इंसुलिन। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है तो ग्लूकोज बढ़ा बढ़ा सा दिखाएगा। अगर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो रही है तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज लेवल घटा हुआ दिखाएगा। इंसुलिन अगर मेंटेन है तो ग्लूकोज लेवल भी, ब्लड शुगर लेवल जो है ये भी मेंटेन रहेगा। अब आपको फिर से यहाँ ब्लड शुगर की बात आई है तो मैं आपको समझा दूं कि ये जो लोग शक्कर से जिसकी तुलना कर देते हैं गाँव गाँव में, सीधे सीधे लोग बोल देते हैं कि जो है भैया इनके चीनी बढ़ रही है। तो बाबू लोग, ये चीनी जैसा कुछ नहीं होता है कि आपके बॉडी में शक्कर बढ़ गई, चीनी बढ़ गई है। जो ग्लूकोज होता है जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है, आपको पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर्स में। तो यही वो ब्लड शुगर है जिसको आप यहाँ ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। फिर इसी को ब्लड ब्लड शुगर भी बोला जाता है, जो कि हमारे शरीर में होता है। वो अलग से सुक्रोज वाला नहीं है। नीचे थोड़ा जगह कमेंट देखिए यहाँ पे, ये जो C12H22O11 है, ये जो सुक्रोज है, ये नहीं बढ़ गया हमारे शरीर में ना, ये ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो अब बताइए यहाँ पे, जो ये सुक्रोज का फार्मूला है इससे और माल्टोज में क्या रिलेशन है? माल्टोज और स्टार्च में क्या रिलेशन है? हाँ, स्टार्च आलू खाइए आप तब भी तो जो है शुगर बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्च में ही ब्रेक होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। स्टार्च खाएंगे, ग्लूकोज बढ़ेगा, तो ग्लूकोज मतलब ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ेगा हमारे शरीर में। जो हमारे शरीर का विरोधी वो होता है एंटीबॉडी, ऐसा कुछ होना चाहिए। अरे नहीं, मजाक के लिए बात है। मतलब कहते हैं ना कि हमारा एंटी पार्टी है, हमारा एंटी आदमी है, मतलब हमारे अनुसार चलने वाला तो नहीं। ये तो व्यवहारिक बात है, उसका साइंस से थोड़ा बहुत लेना देना हो सकता है। जैसे देखिए, जो हमारी बॉडी है ये तो ठीक है कि हमारा शरीर, अब इसमें कुछ जो है कभी कभी वायरस आ गए, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी होती है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी, जो कि हमारे विटामिन, हमारे मिनरल्स के बेसिस पे मजबूत या कमजोर होती है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं मेडिकल साइंस में। इम्यून सिस्टम ये क्या करता है कि अगर, जैसे अभी एक उदाहरण दूं, रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम है, कुछ लोग अभी थोड़ा बहुत भी अगर भीग जाएंगे तो सर्दी जुकाम लेके बैठ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है वो बैठे रहेंगे, उनको बारिश के पानी में नहलाते रहो, कीचड़ में से लौटे रहेंगे, खाना निकाल कर दे दोगे तो पैर वैर मिट्टी लगाए, हाथ तो खाना खा लेंगे, पानी छू रहा होगा, देखो उनको कुछ नहीं होने वाला। तो ये है उनके इम्यून सिस्टम, वो कितना स्ट्रांग है। जिसका जितना स्ट्रांग होगा वो उतना कम बीमार पड़ेगा, बाकी कुछ का पानी का छींटा पड़ गया तो भी बीमार हो जाएगा। कुछ लोग तो इतने नाजुक टाइप का लोग होते हैं कि उनका अगर नहाने का टाइम भी थोड़ा बहुत अदल बदल जाए तो उनको सर्दी जुकाम बढ़िया से पकड़ लेने वाला है। जो बीमारियों से, हमारी बाहरी बीमारियों से, वायरसेस से हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो होते हैं एंटीबॉडीज। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में होगा। अरे फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो बाहरी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, जीवाणु आ रहे हैं, विषाणु आ रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी आ रहे हैं, उनसे हमारी बॉडी जो रक्षा करती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको कहते हैं एंटीबॉडी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। हाँ, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।